काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहीतागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। कौवे की तरह जानने की चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह सोना जिसे हम निद्रा कहते हैं, अल्पहारी मतलब आवश्यकता अनुसार खाने वाला, और गृह त्यागी होना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं किसी विद्यार्थी की आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप विद्यार्थी जीवन से आगे बढ़कर एक सफल अधिकारी बन जाते हैं तो भी ऐसे लक्षणों का होना ही आपकी सफलता का पर्याय बनता है। नमस्कार, अवसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बिना किसी विशेषण के हम सीधा परिचय आपको एक ऐसे आईपीएस अफसर से कराने जा रहे हैं जो मौजूदा वक्त में जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक हैं। विजय अग्रवाल नाम है इनका। लंबा अनुभव रहा है, रायपुर में भी रहे हैं, जशपुर में भी रहे हैं, अलग अलग जगहों में अपनी सेवाएं दी और एक पत्रकार के नजरिए से मैंने उनकी अनेक भूमिकाएं देखी हैं। गंभीरता देखी है, सहनशीलता देखी, सब कुछ देखा है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, सिलसिला शुरू करने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आईपीएस बनने के बाद, या यूं कह लीजिए आईपीएस बनने के दौरान क्या कुछ इनके अनुभव रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने सीखा, और सबसे अहम बात, क्या अभी भी वह सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक बहुत छोटा सा गांव है चंदखुरी का नगपुरा, वहाँ आपका जन्म हुआ है सर। किस तरह से शुरुआती दौर रहा, क्योंकि सर वो गांव अब चंदखुरी पटल पर आया है सर, नहीं तो पहले चंदखुरी का कोई नाम भी नहीं जानता था, और उसके पास छोटा सा गांव नगपुरा। चंदखुरी जहाँ पे मैं रहता था, नगपुरा जहाँ मेरा जन्म हुआ था, और बड़ा छोटा सा गांव है, 600-700 एकड़ के रकबे का गांव है। दादाजी वहाँ के मालगुजार थे, पिताजी जनसेवक भी थे, पत्रकार भी थे, और स्थानीय कृषक आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। और मैंने वहाँ अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की थी। 5वीं तक मैं गांव में ही रहा, और गांव में ही रह के हम लोगों ने पढ़ाई की वहाँ पे। 5वीं के बाद फिर मैं गांव से निकल के रायपुर आया था। सर, दाऊ कल्याण सिंह के वंशज कहलाते हैं आपका परिवार सर। इसके अलावा कृषक आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी पिता जुड़े। पिता के इस भूमिका का असर जीवन में पड़ता दिखा कभी शुरू में से? निश्चित रूप से वो काफ़ी संघर्षशील व्यक्तित्व थे, और ज़्यादातर समय उनका लोगों की सेवा में, जनसेवा में ही बीतता था। पत्रकारिता भी वो बड़े आला दर्जा के करते थे, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असर तो बिल्कुल पड़ा है। सर, आज आप एक आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन बचपन की अगर बात करूं तो कहा जाता है कि 7वीं में जनरल प्रमोशन लेकर पास हुए थे आप। क्या धीरे धीरे ग्रेजुअली पढ़ाई में ध्यान बढ़ा, या शुरुआती तौर पर एवरेज स्टूडेंट ही रहे सर? मैं बहुत ही औसत दर्जे का स्टूडेंट था, और मेरे शुरू में भी मार्क्स भी बहुत औसत दर्जे के ही आते थे। मैं बहुत टॉपर बिल्कुल नहीं रहा था। 7वीं में मेरा जनरल प्रमोशन में मैं पास हुआ था। 8वीं के बाद से लगा कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर धीरे धीरे पिकअप करना शुरू किया। 8वीं में बीटीआई स्कूल शंकर नगर से पढ़ा, और उसके उपरांत धीरे धीरे करके पढ़ाई, स्वाध्याय पे ज़्यादा जोर था मेरा, और 10वीं 12वीं और फिर आगे धीरे धीरे प्रोफाइल बेहतर होता गया। साइंस कॉलेज की भी यादें कुछ शेयर करना चाहें सर? रायपुर साइंस कॉलेज में भी आपने समय बिताया का? रायपुर साइंस कॉलेज में बहुत ही अच्छा समय था। उस समय रायपुर का साइंस कॉलेज मॉडल साइंस कॉलेज था, और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ होते थे। और 1990 से 1995 तक 5 साल का एक अवसर, एक पीरियड ऐसा था जिसमें अपने आप को समझने का बहुत अच्छा अवसर मिला। बीएससी मैंने किया, एमएससी फाइनल में मैं था, और जब बीएससी में मैं था तो वहाँ मेरिट में भी मैं 6th पोजीशन आया था यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्विजिंग पे मेरा बहुत जोर था, और उसमें मैं नेशनल भी खेला उसमें, वहाँ रहते रहते। तो ये चीज़ें बाद में मुझे नौकरी मिलने में और नौकरी दोनों में इसकी बड़ी मदद मिली। 95 में सेंट्रल एक्साइज में भी आपका सिलेक्शन हुआ था, इंस्पेक्टर थे सर। ऐसी जॉब लोग अगर मिल जाती तो लोगों को लगता है चलिए कुछ ना कुछ मिल गया, लेकिन वो जॉब में भी आप ज़्यादा समय रह नहीं पाए सर, इसका क्या कारण? 95 में एसएससी का एग्ज़ाम निकला था, 94 की बात है, तो मैंने भर दिया था, और लकीली पहले ही प्रयास में हो गया था। और मेरी पोस्टिंग बिलासपुर में हुई थी एज ए इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। तो वो नौकरी अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसमें तैयारी का समय नहीं मिलता था, तो मैं 1 साल ही किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया था। सर, ये विजय अग्रवाल जो आईपीएस अधिकारी हैं, ये इनको बैंक की जॉब बहुत पसंद आती थी उस समय। क्या कुछ अलग तरह का चार्म था बैंक की जॉब में? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में, जितनी चर्चा हुई है, उस नौकरी के लिए आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली डेस्टिनी ने तय करके रखा था कि आपको एक पुलिस अधिकारी ही बनना है। वो बैंक पीओ का जॉब, क्या उसी के लिए ये सेंट्रल एक्साइज की नौकरी छोड़ी गई थी सर?
निश्चित रूप से जब मैं सेंट्रल एक्साइज छोड़ा था, मेरा लक्ष्य ये था कि किसी भी तरह से स्टेट बैंक का पीओ एग्ज़ाम क्लियर करना है। उस समय पीओ का बड़ा चार्म था और मेरे साथ लगभग जितने मेरे साथी थे, बहुत कम ही थे जो पीएससी की तैयारी कर रहे थे, ज़्यादातर पीओ की ही तैयारी कर रहे थे। तो मैं भी पीओ की ही तैयारी करने के उद्देश्य से ये सेंट्रल एक्साइज की नौकरी छोड़ा और डिविज़नल अकाउंटेंट में ज्वाइन किया भोपाल में, क्योंकि भोपाल में बेहतर कोचिंग थी उस समय पीओ की। पर उस दौरान 95-96 में कुछ ऐसा हुआ कि पीओ के एग्ज़ाम में हाई कोर्ट ने कुछ बैन लगा दिया, एक आध साल के लिए बैन था। उसी अवधि में पीएससी का भी एडवर्टाइजमेंट आया, तो मैं छत्तीसगढ़ पीएससी भी भर दिया था। उस समय मेरी पीएससी बिल्कुल चॉइस नहीं थी, मैं बैंक पीओ ही बनना चाहता था। और लकीली जब सिलेक्शन हुआ तो बैंक पीओ में भी हुआ और छत्तीसगढ़ पीएससी में भी सिलेक्शन हो गया। एक समय आपके हाथ में 9 नौकरियां थी सर, वो क्या समय था और वो किस तरह से थी, वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। वो संघर्ष का दौर था। जब मैं भोपाल में था तो लगभग हर सेंट्रल एग्ज़ाम के सेंटर भोपाल हुआ करते थे। तो जितने भी एग्ज़ाम जिसमें क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन मांगा जाता था, हम लोग भर दिया करते थे, ग्रुप था। और वो लगभग सारे एग्ज़ाम हम लोग के क्लियर हो जाते, चाहे वो रेंजर का हो, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव का हो, बैंक पीओ का हो, पोस्टल का है, असिस्टेंट का हो, रेलवे क्लर्क का हो, सब में हम लोग का सिलेक्शन हो गया था। डबल एओ में भी सिलेक्शन हुआ था। परंतु चूँकि लक्ष्य बैंक पीओ का था तो इसलिए लास्ट तक बैंक पीओ का इंतज़ार करता रहा मैं। सर जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में सर, 98 में एमपीपीएससी आपका सिलेक्शन हुआ सर, और सिलेक्शन के बाद एक अधिकारी हैं फर्नीकर जी, शायद उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा आपने। पहली पोस्टिंग, चूंकि सागर उस समय ट्रेनिंग आपकी सागर में ही हुई होगी सर, वो उस दौरान की कुछ बातें ऐसी जो आज भी याद आती हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में जैसे ही सागर की ट्रेनिंग समाप्त हुई तो मेरी पहली पदस्थापना बतौर प्रोबेशनर डीएसपी बैतूल में हुई थी और वहाँ एसपी फर्नीकर साहब थे। फर्नीकर साहब बहुत ही अच्छे, ऑनेस्ट और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे और उनके काम करने के तरीके का मुझ पर बहुत असर पड़ा। साथ ही उस समय मेरे एसडीओपी हुआ करते थे डीआर तेनीवार साहब। उन्होंने एक्चुअल मुझे काम करना सिखाया और काम करने के प्रति ललक जगाई। उनका यही कहना था कि यदि आप डीएसपी कैडर से हैं तो आपका एक ही ट्रेडमार्क होना चाहिए, वो आपका प्रोफेशनलिज्म। यदि आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं तो आपको ज़्यादा देर तक दरकिनार नहीं रख सकते। तो वो एक चीज़ ऐसी थी कि उन्होंने हर चीज़ को हाथ से काम करना सिखाया। सर जहाँ जहाँ आप पोस्टेड रहते हैं सर, वहाँ के आपसे नीचे वाले अधिकारी और नीचे वाले कर्मचारी बहुत ज़्यादा डरते हैं कि साहब आ गए मतलब रात में देर तक काम करना पड़ेगा, साहब आ गए मतलब एक्स्ट्रा हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि साहब खुद ही इतना एफर्ट लगाते हैं, खुद इतने लेबोरियस हैं कि नीचे स्टाफ को करना। सर ये कवर्धा हो चाहे रायपुर, मैंने देखा है अपनी आँख से, खुद रात में 12 टिफिन भी आप ऑफिस में लेकर आते हैं। ये ज़रूरत होती है सर हर जिले की, ये इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मेरी जो पुलिसिंग है वो पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग होती है और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब कभी भी पुलिसिंग करूँ तो पब्लिक के जो ग्रीवियंसेस हैं वो जितना सॉल्व कर सकें ज़्यादा अच्छा होता है। पब्लिक बहुत उम्मीद रखती है आज भी पुलिस से और इसमें काफ़ी एफ़र्ट करना पड़ता है और ये टीम एफ़र्ट होता है, किसी को परेशान करने की नीयत कभी भी नहीं रहती और इसमें जो जितनी क्षमता से काम कर सकता है वो मेरी टीम का बिल्कुल हिस्सा रहता है और बिल्कुल सहर्ष वो काम करता है। ज़रूर शुरू में दिक्कतें होती है, थोड़ा सा निजी समय भी इसमें लगता है, पर उसका जो रिजल्ट होता है वो सबके लिए आनंददायक होता है। एक टीम की जीत होती है हमेशा। पुलिस पूरे विभाग में सर, पुलिस मुख्यालय में, पुलिस विभाग में एक बहुत लेबोरियस अधिकारी के नाम से आप जाने जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक डेडिकेशन से काम। सर ये अब दिखता नहीं सर फील्ड में, क्या इसका एक बड़ा कारण है कि हर फील्ड में हम देख रहे हैं पहले से बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, हर फील्ड में, चाहे पत्रकारिता के फील्ड में देख लें, चाहे पुलिस अधिकारियों के बीच में देख लें, वो डेडिकेशन अब नज़र नहीं आता सर, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, जैसे जैसे नया जनरेशन आता जा रहा है तो लोगों की प्राथमिकताएं भी चेंज होती है और जो आप डेडिकेशन की बात कर रहे हैं, अभी भी है लोगों में डेडिकेशन। हर बैच में अगर 20 अधिकारी हैं तो कम से कम 8 से 10 ऐसे निकलते हैं जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और उन लोगों को भी प्रमोट करना है और साथ में जो जिनका मोटिवेशन लेवल कम रहता है उनको भी आगे लाने की कोशिश रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वो उस तरह के अधिकारी नहीं निकलते, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ऐसे अधिकारी जो है उनको प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ाएं। बहुत छोटा सा गांव है सर नगपुरा, पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं सर। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस उसको मिल नहीं पाता सर, वहाँ वो पहुँच नहीं पाते जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, पूर्व में तो
न तो इंटरनेट की सुविधाएं थी, न ही उतने संचार माध्यम थे। तो उस समय जो सफल प्रतिभागी हैं उनके अनुभव और बाकी जो गुरुजनों का गाइडेंस रहता था, उसके आधार पे हम लोग वो तैयारी करते थे। अब तो आपके पास संचार के हर माध्यम आपके गांव में, आपके हाथ में मौजूद है। तो अब ये बहाना आप नहीं बना सकते कि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, उस चीज़ की जानकारी नहीं है। यदि आप सोशल मीडिया चला रहे हैं तब तो आपके हाथ में कंप्यूटर है, इंटरनेट है। तो अब तो उनके पास एवेन्यू बहुत है और इसकी वजह से ही गांव से भी आजकल बहुत सारी प्रतिभाएं आ रही है। आज से 20 साल पहले अगर आप पीएससी का पैटर्न देखें तो ज़्यादातर बच्चे बड़े शहरों से आते थे, रायपुर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर से। परंतु आज की डेट में आप पीएससी का प्रोफाइल देख लीजिए, ज़्यादातर बच्चे गाँव और छोटे कस्बों से आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जागरूकता का ही है जिसकी वजह से सभी क्षेत्रों से बच्चे आ रहे हैं। तैयारी किस तरह से करनी चाहिए सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की? मेरा ये मानना है कि तैयारी कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। हम लोगों ने जिस तरह से तैयारी की थी, तैयारी पूरी करते थे, भले थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता था परंतु तैयारी पूरी करते थे, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाए। और इसका फ़ायदा आपको अंततः इंटरव्यू में होता है। इंटरव्यू में हमेशा मुझे पूरे मार्क्स मिलते थे, हाईएस्ट मार्क्स मिलते थे। तो ये एक फ़ायदा होता है कि इंटरव्यू में यदि आपके नॉलेज का स्तर वास्ट होता है और आप अपने प्रति ईमानदार रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सर 2000 का वो समय जब अविभाजित मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य बना था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती राजभवन की। उस राजभवन में डीएसपी थे आप, सिक्योरिटी इंचार्ज थे, वहाँ सिक्योरिटी संभालते थे सर। वहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि उस पूरे राजभवन में कितने गमले हैं, कितने लोग काम करते हैं, किसी से जानना है तो वो विजय अग्रवाल से आप पूछ लीजिए। उनको उंगलियों में याद है कि किस समय दिनेश नंदन साहब कहाँ जाते हैं, कितने वहाँ गमले लगे हैं, कौन से पौधे लगे। इतना डेडिकेशन शुरू से ही रहा है सर अपने काम को लेकर। जब मैं राजभवन मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त हुआ 15 नवंबर 2000 की बात है, तो उस समय गवर्नर साहब थे, सहाय साहब गवर्नर थे और खुद भी सहाय साहब पुराने डीजी विजिलेंस से रिटायर हुए थे और वो बड़े कीन ऑब्जर्वेशन उनका रहता था। और वो चाहते थे कि यही इनसाइट उनके नीचे के अधिकारियों में जो उनके राजभवन में पदस्थ हैं उनमें भी रहे। और वो इस चीज़ को हमेशा प्रमोट करते थे कि हर चीज़ में एक्सीलेंस होना चाहिए। अगर वो जवान वर्दी भी पहना है तो वर्दी किस सलीके से पहने, किस सलीके से सैल्यूट करे, किस सलीके से सलामी शस्त्र करें, ये उनकी प्राथमिकता थी कि छत्तीसगढ़ का राजभवन देश के सर्वोत्तम राजभवन में रहे। और ये चीज़ उन्होंने उस समय जितने भी अधिकारी थे उनके अंदर ये चीज़ उन्होंने विकसित की और इस चीज़ का बीज बोया। और आज जो कुछ है उनके गाइडेंस का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। सर लंबा अनुभव रहा, जशपुर में रहे आप, एसडीओपी जांजगीर, धमतरी, दंतेवाड़ा, डूंगरगढ़, एडिशनल एसपी कवर्धा, एडिशनल एसपी राजनांदगांव, मानपुर, ये तो एडिशनल एसपीज जब तक थे अब तक का टेन्योर मैं बता रहा हूँ सर। जांजगीर में भी आप रहे, रायपुर में भी टेन्योर आपका रहा। मानपुर बहुत स्वर्णिम टेन्योर मानते हैं आप खुद, इसका क्या कारण मानते हैं? मानपुर जिन परिस्थितियों में मेरी पदस्थापना हुई थी उस समय परिस्थितियाँ कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, लोग जाने से वहाँ हिचकते थे। परंतु उसको एक चैलेंज के रूप में हम लोग वहाँ गए थे मानपुर, और मानपुर में काफ़ी सक्सेस भी मिला, एनकाउंटर्स भी हुए, पुलिस की इमेज अच्छी हुई, कम्युनिटी पुलिसिंग पे काफ़ी वर्क हुआ, लोगों के डेवलपमेंट में काफ़ी सहयोग करने में सफलता प्राप्त हुई। तो एक सेटिस्फाइंग जॉब था, जो दिमाग में चीज़ें होती हैं उसको एक्सपेरिमेंट करने का पूरा अवसर मिला वहाँ। तो उसकी वजह से मानपुर की पोस्टिंग मुझे सबसे अच्छी लगती है। हालांकि सारी पोस्टिंग एक जैसी होती है, हर जगह अलग अलग काम करने का स्कोप रहता है, लेकिन मानपुर मुझे सर्वाधिक प्रिय है। और यदि दूसरे नंबर पे देखा जाए तो जो 7वीं बटालियन में डॉग स्क्वाड के साथ मेरा टेन्योर रहा और साथ ही जो पुलिस एकेडमी में पुलिस अधीक्षक का कार्यकाल रहा, वो दोनों ही बहुत ही संतोषप्रद रहा और उसमें बहुत कुछ जानने, सीखने और अपने आप को भी समझने का अवसर मिला। कमांडेंट जब कोई अधिकारी बनकर जाता है तो सर उसको ऐसा लगता है कि उसको सजा के तौर पर आपने किसी कमांड का इंचार्ज बना दिया सर, लेकिन उस अवसर को बहुत अच्छे से आपने निभाया सर। कुत्तों से शुरू से बहुत, डॉग से बहुत प्यार रहा है आपको सर, एक पुस्तक भी आपने लिखी है सर। क्या शुरू से प्यार था डॉग से कि वहाँ जाने के बाद, चूंकि बहुत अलग अलग तरह से उस समय डॉग्स का हमने देखा, वहाँ पर ब्रीडिंग हुई, वहाँ पर अलग अलग जगहों पर बाहर से भी आपने डॉग्स मंगाए, काफ़ी अच्छा काम भी हुआ उस समय उस फील्ड में सर, तो क्या बचपन से शौक था सर? देखिए, शुरू से ही घर में डॉग तो रहते ही थे और
जब मेरी पोस्टिंग हुई तो डॉग यूनिट को और डेवलप करने का अवसर मिला और ब्रीडिंग और उनका ग्रूमिंग और उसके बाद ट्रेनिंग करने का जो अवसर मिला वो प्यार और बढ़ता गया। और जो चीज़ें मैंने सीखी थी, अनुभव से जाना था, उसको भी एक्सपेरिमेंट करने का अवसर वहाँ मिला। और उसमें पीएचक्यू के अधिकारीगणों ने भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया, गाइड भी किया। डीजीपी साहब और एडीजी साहब थे जुनेजा सर उस समय, उन्होंने भी काफ़ी प्रमोट किया, हर चीज़ में मदद करते थे। और रही लूप लाइन पोस्टिंग की बात, तो कोई भी पोस्टिंग लूप लाइन नहीं होती, वो आपके काम करने का तरीका है। और मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं है बटालियन या पुलिस एकेडमी में रहते हुए कि मैं खाली रहा हूँ। मुझे तो हमेशा ये लगता था बहुत काम है आज करके, तो ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ। पहला जिला सर एज एसपी जशपुर रहे सर आप, बहुत अलग तरह का जिला है सर, आदिवासी इलाका है, धर्मांतरण के बहुत सारे किस्से वहाँ सुनाई पड़ते हैं, बहुत अलग तरह का जिला है सर। और जशपुर का कुछ टेन्योर याद हो आपको, कुछ बताना चाहें? जशपुर छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत ज़िला है और वहाँ के लोग उतने ही सरल और बहुत अच्छे लोग हैं। वहाँ काम करने का अवसर मिला, अलग अलग लोगों के बीच काम करने का अवसर मिला और बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जशपुर का वातावरण भी बहुत अच्छा है, वहाँ के पुलिसकर्मी भी बड़े अनुशासित हैं। और एक पहला टेन्योर जो एसपी का होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो नई सीखने को मिलती है और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और 10 महीने का जो टेन्योर था, मैंने बहुत अच्छे से उसको निभाया, कोशिश की अपनी ओर से निभाने की। सर कहते हैं कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी जिले में जाता है, कोई बड़ी घटना होती है, तो मतलब साफ है कि आने वाले समय में टेन्योर अच्छा जाएगा। कोई शुरुआत अगर बड़ी घटना से होती, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब 10 साल का बच्चा राहुल जब यहाँ पर अंदर चले गया था सर 105 फीट गहराई में, वो किस्सा, अब किस्सा ही कहूँगा सर, बहुत लंबा अनुभव उस समय भी रहा। हम सब थे यहाँ पर, हमारी पूरी टीम थी सर यहाँ, बहुत लंबा समय। और सबसे बड़ी बात है उतनी भीषण गर्मी, अलग तरह का चैलेंज था सर। निश्चित रूप से अलग चैलेंज था और साथ ही इस तरह के काम करने का कभी अनुभव भी नहीं रहा, परंतु ऊपर वाला साथ में था और साथ ही लगातार जनता की सदिच्छाएं साथ में थी। उसकी वजह से और राहुल की हिम्मत की वजह से ये पूरा ऑपरेशन सफल हो पाया। और उसमें मीडिया ने भी बहुत अच्छे से उस चीज़ को प्रोजेक्ट किया और लगातार लगे रहे। और उसकी जिजीविषा थी जीने की, जिसकी वजह से 105 घंटे के बाद उसको सकुशल निकाल पाए हम लोग। सर वो मैंने जितना पढ़ा है सर, वो बहुत अलग तरह का केस था। इसके पहले जितने भी बोरवेल्स में जाने वाला जो केसेस हुए, इसमें ये केस बिल्कुल अलग था। बहुत अलग तरह की परिस्थिति उस गांव की, वो चट्टानी पूरी तरह से अलग थी, बहुत समय भी लग गया सर। और भीषण गर्मी सर, बहुत चैलेंज होता है। और ऐसी जगहों पर संसाधन जुटाना जहां पर वाकई में कुछ नहीं था, तो उस समय कुछ ऐसी बात याद आती है? देखिए, उस पूरे ऑपरेशन में 105 घंटे बिल्कुल आंखों में गुजरे हैं और एक एक चीज़ उसका आज भी एक पिक्चर के रूप में सामने आ जाता है। चाहे राहुल के गिरने की पहली सूचना हो, स्पॉट पे पहुंचने का दृश्य हो, उसको उसके सीसीटीवी में जब कैमरे में हम लोगों ने सांप या मेढक देखा है उस समय का हो, वो 6 घंटे जिसमें राहुल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया वो अवधि हो, या उसकी माँ की वेदना है जो हर पल कानों में गूंजती थी। और इन सब से ऊपर राहुल की जो बॉडी का मूवमेंट होता था, ये सारी चीज़ें एक और छूट जाती थी जब मॉनिटर में उसकी बॉडी का मूवमेंट दिखता था। तो वो एक अकल्पनीय चीज़ है जो उस समय हम लोगों ने महसूस किया। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला साहब थे, उनके साथ एक टीम के रूप में पूरा जिला प्रशासन एकीकृत होकर उस अभियान में लगा रहा। पब्लिक ने भी अनथक मदद की, जो जैसा संभव हो सकता था, वो चाहे क्रेशर वाला हो चाहे फैक्ट्री वाला, हर किसी ने मदद की थी। हर कोई चाहता था कि राहुल जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। तो वो चीज़ मुझे लगता नहीं कि ज़िंदगी में फिर कभी होगा। 2019 में राष्ट्रपति पदक आपको मिला सर सराहनीय सेवाओं के लिए, सर उसके बारे में बताएंगे? 2019 में राष्ट्रपति जी का जो मेडल है वो अवार्ड हुआ है। और चूँकि 16 साल की जो सर्विस होती है उसके उपरांत इसकी पात्रता बन जाती है और इस दौरान अगर सर्विस बेदाग रहती है तो ये पदक दिया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये दिया गया था और वो प्राप्त हुआ है। सर
आईपीएस आप अब हो गए, लेकिन यूपीएससी भी हर विद्यार्थी का एक सपना होता है कि वो यूपीएससी सेलेक्ट हो। मैंने सुना आपके बारे में 2 बार आपने फॉर्म लिया, लेकिन दोनों बार आप फॉर्म भर भी नहीं पाए। इसके पीछे की क्या वजह है सर? 2 बार 1998 या 1997 में मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा था, मेरा प्रवेश पत्र भी आ गया था, परंतु दोनों बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इसलिए कभी भी एग्ज़ाम देने नहीं गया मैं। हालांकि दोस्त यार बोलते थे यार एक बार दे दे, क्या दिक्कत है, लेकिन हमेशा ये लगता था कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। तो और मेरा मेन फोकस उस समय भी बैंक पीओ में था, तो कभी भी यूपीएससी ट्राई नहीं किया मैं, फॉर्म ज़रूर भरा था मैं, तो इसलिए कभी प्रयास ही नहीं कर पाया सही ढंग से। लव मैरिज रही है सर, थोड़ा सा मैडम के बारे में बताएंगे सर? मेरी वाइफ मेरे दोस्त की सिस्टर थी और 2000 पुराने परिचित भी हैं दोनों परिवार काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, और 2003 में हम लोग की शादी हुई थी। बहुत ही अच्छे स्वभाव की, अच्छे संस्कारों की है, और पूरे घर की जवाबदारी, बच्चे की जवाबदारी और पूरे रिश्तेदारों की जवाबदारी वो देखती है, उसकी वजह से मैं नौकरी अच्छे से कर पाता हूँ। सर सवाल भी मेरा वही था जो शायद जितने लोग आपको जानते होंगे वो ये जरूर जानना चाहते होंगे कि मैडम कैसे, आप मैडम को, क्योंकि आप पूरे टाइम तो फील्ड पे रहते हैं, घर आप जाते नहीं, फैमिली लाइफ इफेक्ट नहीं होती सर? क्योंकि पूरा समय आप फील्ड पर देते हैं, जितना मैंने आपको इतने सालों से देखा है। कुछ समय निकाल के ज़रूर देता हूँ, लेकिन ये शिकायत हमेशा रहती है। लेकिन वो मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझती है और ज़्यादा मेरे से ज़्यादा अच्छे से रिश्तों को संभालती है, और शायद इसी वजह से जो संबंध है वो ज़्यादा प्रगाढ़ है हम लोग के। सर जांजगीर जिला आप हैं सर, क्या ऐसा कुछ मन में आता है कि ये काम अभी बचा हुआ, ये काम करना बाकी है, या ये काम कोई ड्रीम हो आगे आने वाले समय में जो आप करना चाहते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग आपके पास प्रार्थी के रूप में आते हैं। अगर हम उनकी समस्याओं का 100% निदान कर लेते हैं, 100% नहीं तो 90% भी, तो मेरा ये मानना है कि पुलिसिंग सफल है। बाकी चीज़ें उसके बाद की हैं, चाहे आप कम्युनिटी पुलिसिंग करें या कोई भी और चीज़ करते हैं, मेन है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। आज भी जनता पुलिस से बहुत उम्मीद करती है, ऐसी ऐसी चीज़ों की रिपोर्ट करने आती है जिसका पुलिसिंग से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि उनको अंतिम विकल्प पुलिस ही दिखता है। ऐसे में हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाता है कि उन चीज़ों को संवेदनशीलता से डील करें। कानून हमेशा व्यवस्था के लिए बनता है, पब्लिक की व्यवस्था के लिए बनता है, लोगों की अड़चनें बढ़ाने के लिए नहीं बनते। मैं हमेशा अपने अधीनस्थों को यही बोलता हूँ कि आप कानून का प्रयोग लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करिए, लोगों को नकारने के लिए मत करिए। तो अगर ये भावना जिस दिन अधीनस्थों ने सही ढंग से आत्मसात कर दिया, मुझे लगता है पुलिसिंग सफल हो जाएगी। कोई ऐसा वाक्य आता है सर जिसके लिए जनता, क्योंकि हम सबका एक ही ध्येय रहता है सर कि जनता आपसे खुश होकर जाए, कम से कम जो वो बात लेकर है वो हम पूरी कर सकें, नहीं भी कर सके तो उसे कम से कम आकर सम्मान से बैठाएं, बात करें, क्योंकि उसी से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कुछ ऐसा वाक्य याद आता है सर कि जिसमें मदद की हो और वो धन्यवाद कम से कम आशीर्वाद देकर गए हो? ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है और लोग खूब आशीर्वाद भी देते हैं। जैसे राहुल वाला ही केस था, जिस दिन राहुल रिकवर हुआ उसके बाद उनके परिवार की मानसिक स्थिति, वो उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। तो ये चीज़ें जो है बहुत रेयर होती। कई बार होता है कि आप कितना भी बड़ा काम कर ले, सामने वाला थैंक्स नहीं बोलता। तो ये प्रशासन और ख़ासतौर से पुलिसिंग ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत धन्यवाद की अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। आप अपना काम प्रोफेशनली करिए, निश्चित रूप से आपको अपने आप में संतोष मिलेगा, और आप अपनी काम खुशी के लिए करिए, अपनी खुशी के लिए। सर अभी जो छत्तीसगढ़ में पीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उन छात्रों के लिए कुछ कहना चाहें सर? मैं उनसे उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप यदि पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं तो आपका ध्येय जनता की सेवा होना चाहिए, और आप जब कभी भी आते हैं तो हार्ड वर्क करके आए। सिर्फ आप शॉर्टकट तरीके से आ सकते हैं, लेकिन उससे ना तो ज़िंदगी सफल होगी ना आपको खुशी मिलेगी। आप हार्ड वर्क करके आएंगे तो आपकी सर्विस में भी इमेज अच्छी बनेगी और आपको लोग सफल भी मानेंगे। तो आप शॉर्टकट से मत करिए, कोई भी चीज़ जो सही तरीका है उससे करिए, उसका रिजल्ट जो है स्थायी होता है। किताबों से बहुत प्यार रहा है सर शुरू से, किताबें पढ़ना खाली वक्त में बहुत पसंद आता है, और किन किन किताबों में और साहित्य में रुचि रही है सर? देखिए, जो आदमी किताब
आप पढ़ते हैं तो वो जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल स्मृति पटल पे अंकित हो जाते हैं। और मुझे बचपन से ही किताब पढ़ने का शौक़ रहा है और मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की जितनी भी आत्मकथाएं हैं, बड़े बड़े लेखकों की आत्मकथाएं हैं, उसके अलावा महात्मा गांधी के जितने भी बुक्स हैं वो सारे के सारे मैंने कई बार पढ़े हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पुस्तक पढ़ना, उनके बारे में सोचना, मनन करना। अमृता प्रीतम है, वो भी काफ़ी पढ़ा हूँ मैं। तो ये चीज़ें कई बार ज़िंदगी में चीज़ें अनायास याद भी आ जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। किताबों का स्थान आज भी सोशल मीडिया ले नहीं पाया सर। किताबें होती हैं निश्चित रूप से, और किताबों में जो चीज़ें रहती है वो न सिर्फ आप पढ़ते हैं बल्कि उसका मनन भी करते हैं। इसकी वजह से वो चीज़ें स्थायी होती है। सोशल मीडिया बहुत गंभीरता से लोग उसको याद नहीं रख पाते हैं, वो क्षणभंगुर होता है और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। किताबें स्थायी होती है और उनका स्थान कभी भी कोई नहीं ले सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना IPS विजय अग्रवाल साहब को बहुत साफ कहना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हार्ड वर्कर अगर आप हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अफसरनामा में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।